बजट 2021 आपने देखा, 24 घंटे में बजट को लेकर के तमाम विश्लेषण हुए हैं। कोई बजट को किसान के लिहाज से बता रहा है, कोई कहता है लोकल, कोई कहता है वोकल, कोई अपने लिहाज से देख रहा है, कोई जेब के लिहाज से दिख रहा है, कोई इकोनॉमी के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि क्या जन भावनाओं के लिहाज से यह बजट था या फिर नहीं। और बजट पेश होने के बाद जब आज की तारीख में हम बैठे हैं तो फिर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारी जेब को सस्ता और महंगा के लिहाज से इस बजट को देखा जाए या फिर नहीं। अगर किसान नाराज है तो उस लिहाज से देखा जाए या नहीं। लेकिन देश एक ही बात जानना चाह रहा है, पैसे कहां से आएंगे, पैसे कहां से बनेंगे और इसके अलावा रोजगार कैसे मिलेगा। यानी नौकरियां जो सबसे ज्यादा गई हैं वो नौकरियां जो लगभग 11 करोड़ 30 लाख नौकरियां थीं जो लॉकडाउन लगने के बाद में गई हैं, इनकी रिकवरी आखिरकार कैसे होगी। बजट में दिल खोल करके दिया गया है, हाथ रोक करके दिया है। कई लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, तो कई ये कह रहे हैं कि नहीं, किसान को भी दे दिया, जवान को भी दे दिया। और अगर 137% का उछाल सेहत के नाम पर दिया है तो यह बजट वाकई में ऐतिहासिक है। लेकिन निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हां, 100 साल में ऐसा बजट कभी नहीं आया। इस तरह का बजट अब एनडीए सरकार देने जा रही है। क्या वाकई में ऐसा बजट था? और अब 24 घंटे के बाद जब हम बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हम करेंगे, पैसा आएगा कहां से, पैसा मिलेगा कहां से, पैसा बचेगा कहां से, रसोई कैसे चलेगी, जेब कैसे चलेगी, और हां, सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी मिलेगी या फिर नहीं। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, देश के लिए जीडीपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, ये सारे जो शब्द होते हैं ना, ये बहुत बार हमारे देश की जनता समझती नहीं। देश की जनता को समझ में आता है सस्ता, महंगा, जेब, रसोई। इन्हीं की बात हम अगले घंटे करने जा रहे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। किसान और जवान दोनों के लिए कहा गया जय जवान जय किसान वाला बजट है। सेहत के नाम पर यह कहा गया कि चूंकि कोरोना काल में देश बुरी तरह से प्रभावित रहा, पूरी दुनिया प्रभावित रही और देश में लगभग 1.5 करोड़ लोग कोरोना की वजह से बीमार हुए, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई कोरोना की वजह से। और इसी लिहाज से आगे एक ऐसा प्रारूप तैयार किए जाने वाला बजट है जिसके जरिए लोगों को सस्ती दवाएं मिलें, सस्ता लोगों के लिए सेहत को ठीक रखना वो सस्ता रहे, अस्पताल से लेकर के बाकी जितनी भी चीजें हैं जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई हैं उनके लिए यह कहा गया कि लाइफलाइन देने वाला बजट है। और ऐसा बजट जो देश की इकोनॉमी को आईसीयू से निकालेगा और पहले जनरल वार्ड में शिफ्ट करेगा और उसके बाद फिर एकदम बम बम इकोनॉमी कर जाएगी, इस तरह की बातें की गई हैं। लेकिन आत्मनिर्भर बनाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। लोकल के लिए क्या ये बजट वोकल रहा है या फिर नहीं? कुछ कहते हैं लोकल है, कुछ कहते हैं वोकल है, तो किसी को लगा पॉलिटिकल है, तो किसी को ये लगा वाकई में आत्मनिर्भर है। कोई ये कहता है कि राइट विंग का बजट है, कोई ये कहता है हेडलाइन मैनेजमेंट का बजट है, तो फिर सरकार अपनी तरफ से ये कहती है कि नहीं, 134 करोड़ हिंदुस्तानियों को खुश रखने वाला बजट है। लेकिन बजट के बाद शेयर बाजार में कितनी बहार है? पहली ब्रेकिंग न्यूज, आज भी शेयर बाजार में 1300 अंकों का उछाल आया है। आज सेंसेक्स में 593 अंकों की तेजी आई है। निफ्टी में 14,700 के लेवल को निफ्टी ने छू लिया है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही उछाल है। बजट के बाद भी बाजार में रिकॉर्ड तेजी जारी है। सेंसेक्स 1400 अंक ऊपर 50,000 पार कर चुका है। इससे पहले इंडेक्स ने 21 जनवरी को 50,184 के रिकॉर्ड लेवल को छुआ था। इसी तरह निफ्टी इंडेक्स भी 406 अंक अभी ऊपर है। बाजार की तेजी में ऑटो, बैंकिंग शेयर सबसे आगे हैं और निफ्टी इंडेक्स में भी 1509 अंकों की बढ़त के साथ 34,598 पर निफ्टी कारोबार कर रहा है। और ये इंडेक्स का अभी तक का कहा जा रहा है कि इंडेक्स का अभी तक का ऑल टाइम है। इससे पहले कि मैं अपने डिबेट को ओपन करूं, और डिबेट की लाइन हमारी सिर्फ ये होगी कि पैसा आएगा कैसे, पैसा बनेगा कैसे, नौकरी मिलेगी या फिर नहीं। आप एक बार फिर से प्रधानमंत्री को सुने जिन्होंने ये कहा कि आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। बजट के दिल में गांव है, बजट के दिल में किसान है, युवाओं को ताकत मिलेगी और विकास दर पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कैसे ये कहा, वैक्सीन के लिए 3500 करोड़ देंगे, किसानों के लिए कमिटमेंट हमारी, 5 मिनी बजट तैयार किए हैं और ये देश का बजट है। लेकिन देश के बजट पर विपक्ष का क्या सोचना है, अधीर रंजन चौधरी को भी आपको सुनाएंगे। अखिलेश यादव क्या कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला, पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर और रणदीप सुरजेवाला, इन सभी को एक एक करके सुने। पहले प्रधानमंत्री, फिर वित्त मंत्री, उसके बाद विपक्ष। आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय
ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। बजट में जिस तरह से रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम पर बल दिया गया है, जो प्रावधान किए गए हैं, उनसे हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी। भारत उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ठोस कदम रखेगा। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। Honorable Speaker, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. I have enhanced the agricultural credit target to 16.5 lakh crores in this year. With all this, the Agricultural Infrastructure Fund would be made available to the APMCs for augmenting their infrastructure facilities. The Prime Minister stretched its resources to deliver for most vulnerable sections of our society, the poorest of the poor, the Dalits, the tribals, the elderly, the migrant workers and our children. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, the 3 Atmanirbhar packages and announcements made later were like 5 mini budgets in themselves. हम सब जानते हैं कि कोरोना बीमारी के चलते सारे विश्व के साथ साथ हमारा देश का भी स्थिति असाधारण है। तो हमारी ये उम्मीद था कि असाधारण स्थिति पे जब वित्त मंत्री बजट पेश करेगी तो बजट की दिशा में हमें असाधारण की झलक देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्या हुआ, असाधारण स्थिति में साधारण बजट पेश कर दिया। आज की सरकार की एक नीति बन गया कि सारे चीज जो है आत्मनिर्भर के नाम पर इसको निजीकरण किया जाए। क्या पूरे बजट में एक भी बार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात नहीं है? और अभी तक का जो अनुभव है, जो देश ने देखा है, वो यही देखा है कि नोटबंदी से, जीएसटी से और अब कोविड से हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गई है। जहां तक आत्मनिर्भर की बात है, हमारे नौजवानों के पास न काम है, न रोजगार है, न नौकरी है, न कोई एक दिशा देने वाला कार्यक्रम है जिससे इनको लगातार काम, रोजगार, नौकरी मिले। और वहीं जो किसान है पूरे देश के दुखी हैं, निराश हो गए सरकार से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाते बनाते भी जिंदगी गुजर जाएगी। भैया मैं कहता हूं, कहने को तो बहुत कुछ है, अब कितना निकलेगा इसमें से वो पता लगेगा। नेशनल हाईवे का ये हाल है कि रोड की बारिश पड़ जाती है, रोड ही गायब हो जाता है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि बहुत सारी हमने रोड के ऊपर प्रोजेक्ट बनाए हैं, बहुत सारे ये हम देखना चाहते हैं। वो जिस दिन आप जरा आज जाओ ना कश्मीर, उस रोड से तुम्हें पता लगेगा तो वहाँ पहुंचोगे भी या नहीं, या चुनाव में डूब जाओ। मोदी सरकार का ये बजट अगर उसका एक शब्द में सार, जैसा चिदम्बरम साहब ने कहा, कहें तो इस बजट का नाम है धोखेबाज बजट। ये बजट का सार है धोखा, ये धोखे पर आधारित है। और जैसा उन्होंने विनिवेश के बारे में चर्चा करते हुए कहा, इसके बारे में केवल 2 लाइन में कहा जा सकता है कि बेच खाएंगे सब कुछ और छोड़ेंगे नहीं अब कुछ। ये है इस बजट का सार।
अभी आपने सुना कि विपक्ष का ये कहना था, खासतौर से रणदीप सुरजेवाला ये कहते हुए नजर आए कि ये धोखा देने वाला बजट है और उसके लिए एक तथाकथित कविता भी उन्होंने सुनाई है। लेकिन हम यही एक बात कहेंगे, विपक्ष इसे अपने चश्मे या नजरिए से देखे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहिए नौकरी, मुझे चाहिए बिजली सड़क पानी, मुझे चाहिए रोटी कपड़ा मकान। मैं आम आदमी की बात करता हूं, मेरा चैनल आम आदमी की बात करता है और इसीलिए इकोनॉमिस्ट के नजर और नजरिए से तो हम समझेंगे ही, लेकिन आम जनता के नजर और नजरिए में इस बजट से क्या क्या ख्वाहिशें हैं अगले 365 दिन के लिए। डिबेट को ओपन कर दीजिए। अतुल मुखी भारतीय जनता पार्टी के नेता, सुमन अर्पण जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अनुज यात्रे कांग्रेस के नेता हैं, शरद कोहली अर्थशास्त्री हैं, दीप्ति बिष्ट हैं मानव संसाधन विश्लेषक, नरेश डबास हैं कृषि विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम एंड थैंक यू सो मच मेरी टीम को अपना बेशकीमती समय देने के लिए। अनुज यात्रे, रणदीप सुरजेवाला को अगर यह लगता है कि यह धोखा देने वाला बजट है, तो आखिरकार धोखा देने वाला बजट क्यों है एक ऐसे वक्त में जबकि कोविड वैक्सीन के लिए मिले 35,000 करोड़, स्वच्छता मिशन के लिए मिले 71,000 करोड़, स्वास्थ्य सेवा के लिए मिले 2.25 लाख करोड़, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए मिले हैं, जल जीवन मिशन के लिए मिला है, निर्माण क्षेत्र में मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिला है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई भी बढ़ा दी। तो आप लोगों को क्यों यह लगता है कि यह धोखा देने वाला बजट है? अनुज यात्रे जी। देखिए राशिद जी, ये सब जो बातें आप गिना रहे हैं ये तो लगातार हर बजट में रहती है, और जो अभी जैसा कि अधीर रंजन चौधरी जी ने रणदीप सुरजेवाला जी की आपने जो चलाया है, उन्होंने कहा है कि इस समय एक असाधारण स्थिति देश में चल रही है। बीते एक वर्ष से पैंडेमिक से हम लोग गुजर रहे हैं। हाँ। तो ऐसे में देश उम्मीद कर रहा था कि एक असाधारण उम्मीद है, देश की जनता उम्मीद कर रही थी। अच्छा अनुज यात्रे जी, चलिए देश की जनता, अनुज यात्रे जी का हालांकि कुछ टेक्निकल स्नैक की वजह से कनेक्टिविटी इशू आ गया है। अनुज जी दोबारा आपके साथ में हम जुड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अतुल मुखी के पास मुझे जाना चाहिए। अतुल मुखी जी, धोखा देने वाला बजट लगता है विपक्ष को, खासतौर से कांग्रेस को, और कई विपक्षी ऐसे हैं जिनका यह कहना है कि ये राइट विंग का बजट है। आप इसका जवाब दें। मुझे ये बताएं कि अगर निर्मला सीतारमण ने यह कहा था कि 100 साल के लिए बिल्कुल चतुर्मुखी विकास करने वाला यह बजट आएगा, जो 100 साल में इस तरह का बजट नहीं आया, और शुरुआत में इकोनॉमिक सर्वे के वक्त में यह कहा गया था कि महाभारत से प्रेरणा लेकर के बजट तैयार किया गया है, जहां सिर्फ इकोनॉमी को नहीं देखा गया है बल्कि जीवन, जिंदगी, आम जनता को भी देखा गया है। आप साबित करें पैसा कैसे आएगा, आप बताएं कि पैसा कैसे बनेगा, आप यह बताएं कि रोजगार का सृजन कितना होगा, बिल्कुल काउंट करके आप बताएं, और पिछला जो वादा किया गया था उसके हिसाब से नौकरियां कितनी मिली हैं। नौकरियों का जहां तक सवाल है, जैसे जैसे एमएसएमई सेक्टर बढ़ रहा है, जिस प्रकार से इंडस्ट्री बढ़ रही है, वर्किंग की अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ पर जो इस बजट के अंदर फोकस है और जो पिछले कई वर्षों से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर मीन्स जितना इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करके इंडिया में ही कंज्यूम कर सकते हैं, उस दिशा के अंदर इस बजट का काफी बड़ा योगदान रहने वाला है। इंपोर्ट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स का, इंपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, इस सब चीजों के ऊपर का उसको कट डाउन करना है और फ्यूचर के अंदर इंडियन इंडस्ट्री को उस दिशा के अंदर प्रमोट करना है। ठीक है। ये इस बजट का एक फोकस है जिसके कारण से आत्मनिर्भर भी और एम्प्लॉयमेंट भी, दोनों चीजों में बढ़ोतरी आएगी। ठीक है, आत्मनिर्भर भी और एम्प्लॉयमेंट दोनों ही चीजों पर बढ़ोतरी आएगी। अगर बढ़ोतरी आएगी और अगर इस पर फोकस किया है तो आप लोगों ने, मैं आगे आपसे सवाल करूंगा, एक बार मैं डिबेट को ओपन टू ऑल कर देता हूं। पिछले साल कितनों को रोजगार मिला इसका आंकड़ा नहीं दिया गया, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा निवेश से रोजगार बढ़ने का सपना दिखाया गया है, लेकिन रोजगार कितना बढ़ा है और एग्जैक्ट ये फिगर क्या होगा, क्योंकि सीएमआई की जो रिपोर्ट आई थी दिसंबर 2020 में बेरोजगारी 9% की ऊंचाई पर चली गई थी। करीब दिसंबर 2020 में 4 करोड़ लोगों के आसपास अब भी नौकरी नहीं है, इस तरह की बातें कही गई थी। इसे लेकर के कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, मैं इस पर आपसे सवाल करूंगा। लेकिन एक बड़ी खास शख्सियत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नाम है शरद कोहली, देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं और टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। शरद जी, पिछले 14-15 बजट में मैं और आप साथ में रहे हैं, न जाने कितनी बातें डिस्कस की हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी खासियत यह है ना कि आप टेक्निकल टर्म को लेकर के चलते हैं, लेकिन उसे बहुत आसान शब्दों में 134 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिहाज से समझाते हैं। मुझे यह बताइए, क्या यह बजट मुझे रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी देगा? देखिए राशिद, रोटी कपड़ा मकान कहां से आता है? वो आता है जब आपकी जेब में पैसा हो। अगर पैसा होगा तो ये सब चीजें आएगा। अब सरकार पर प्रश्न ये था, और पहले मैं ये बता दूं आपको कि क्यों कहा इसको कि इसने 100 साल में ये नहीं होगा।
इसलिए कहा कि ऐसी परिस्थिति पिछले 100 साल में नहीं बनी थी, जबकि पूरी दुनिया रिसेशन में चली गई, भारत भी टेक्निकल रिसेशन में आ गया। हमने 2 क्वार्टर्स में देखा कि हमारी जो ग्रोथ थी वो नेगेटिव में चली गई। तो इसलिए इसको 100 साल का कहा गया। इसमें कोई ये नहीं कि हम 100 साल का कोई ढूंढेंगे, इसमें कोई ऐसी रख दी गई है 100 साल वाली। ये विकट परिस्थितियों में बनाया गया बजट था। अब पैसा कहां से आएगा? पैसा आने का सबसे बड़ा स्रोत था कि लोगों की जेब में पैसा जाए, और पैसा जाने का तरीका यह था या तो सरकार सीधा पैसा लोगों की जेब में डाले, जैसे अमेरिका और अन्य देशों ने किया। हमारे यहां भी जो आत्मनिर्भर भारत अभियान आया उसमें 500 रुपए गरीबों के खाते में डाले गए, ठीक है, पर मिडिल क्लास और जो बाकी लोग थे उनकी जेब में कुछ नहीं आया। तो तरीका क्या था कि सरकार अपना खर्च बढ़ाए। सरकार जब खर्च बढ़ाती है तो प्रोजेक्ट्स आते हैं, चाहे वो सड़क के हो, रेलवेज के हो, ब्रिजेस के हो, डैम्स के हो, जब इस पोर्ट्स के हो, एयरपोर्ट्स के हो, जब ये डेवलपमेंट की जाती है तो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मिलने से रोजगार बनता है, रोजगार बनने से आपकी जेब में पैसा जाता है। देखिए, सरकार एक माहौल बना सकती है जिसमें आपको रोजगार मिल सकता है। सरकार आपको रोजगार सीधा नहीं दे सकती, ठीक है, सरकारी महकमे में लोग काम करते हैं वो अलग बात है, पर सरकार आपको सीधा रोजगार पकड़ के बांह पकड़ के दे, लो भाई इसको रख लो, इसको रख लो, ये नहीं करेगी। सरकार एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगी जिसके अंतर्गत आपको सरकार ने जो 34.5% केपेक्स में बढ़ोतरी करी है इस बार, 5.5 लाख करोड़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कमिटमेंट बढ़ा है इस बार, मैं समझता हूं ये अपने आप में एक कदम है। परंतु मैं ये अपने दर्शकों को, इंडिया न्यूज के दर्शकों को, क्योंकि हम सरल भाषा में बात करते हैं, उनको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि इन प्रावधानों का असर आपको 6 महीने से 1 साल में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज बजट अनाउंस हुआ और कल आपको नौकरी लग जाएगी, क्योंकि जैसे जैसा ये पैसा सरकार के कोष से निकलेगा और वो खर्च होगा। राशिद, एक आपको मैं बड़ी रोचक बात बताता हूं। सड़क पर अगर 1 रुपया खर्च किया जाता है, आप ध्यान से सुनिएगा, सड़क पर 1 रुपया, सड़क बनाने पर 1 रुपया खर्च किया जाता है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, 8 गुना। और उदाहरण के तौर पे लें, वहां सड़क से लोग जुड़ जाते हैं, स्कूल के बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग ऐसी चीज है राशिद, जो कि रोजगार भी लाएगी, देश की रुकी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर भी लाएगी, और एक अर्थव्यवस्था का जो चक्र घूमता है। आपने ये तो कहा है कि आपने ये तो कह दिया कि आपकी बात मैं मान करके बिल्कुल चल रहा हूं, क्योंकि इकोनॉमी की नब्ज आप समझते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन सुमन अर्पण जी, जैसा कि भी शरद कोहली ये कह रहे थे कि अगर कहीं पर 1 किलोमीटर सड़क भी बनती है ना, इसका मल्टीपल इफेक्ट होता है, बल्कि यूं कह लें, एक और टेक्निकल टर्म है ना, इसका रिपल इफेक्ट होता है, यानी कई अलग अलग लेयर्स पर इसका असर दिखता है। बहुत बार रोजगार पर असर दिखता है, विकास पर असर दिखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर दिखता है, कनेक्टिविटी पर असर दिखता है, पैसों को लेकर के असर दिखता है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि इस बार के बजट से इंस्टेंट असर अगर किसी पर दिखा है तो ये शेयर बाजार पर दिखा। कल शेयर बाजार 2300-2400 छलांग लगा गया, आज फिर से शेयर बाजार 50,000 के ऊपर चला गया है। तो ये शेयर बाजार वालों के लिए बजट है या हिंदुस्तानियों के लिए बजट है? ये किसानों के लिए बजट है या दलाल स्ट्रीट के लिए बजट है? ये भी एक सवाल है हिंदुस्तान का। राशिद जी, जैसे कि आपने कहा कि शेयर बाजार पर इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, इससे हमें सबसे पहले यही चीज समझ लेना चाहिए कि हमारा जो बजट है वो कितना पॉजिटिव आया है, कि 1 साल जो हमारा गया है वो कितनी आपदा की स्थिति में थी। जैसे कि अभी शरद जी ने भी कहा, मैं शरद जी की बात से कहती हूँ, से सहमत हूँ, इस बात से 100% सहमत हूँ कि जब बाजार में पैसा आता है, जब कोई भी प्रोजेक्ट आता है, तो उस प्रोजेक्ट में जब पैसा लगता है तो पैसा मार्केट के अंदर रोटेट होता है। उसी रोटेशन के बिहाफ पर ही सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, उसी के बिहाफ पर ही रोजगार बनता है और जनता की जेब में पैसा पहुंचता है, और वहीं से जो पैसा जनता की जेब में पहुंचता है तो हमारा जो रोटी, कपड़ा और मकान, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है वो पूरी होती है। और सेकंड, हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी पिछले कई सालों से या पिछले लगातार 1 साल से ये बात चलती आ रही है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि विदेशों में हम कैसे एक्सपोर्ट करें, विदेशों की डिमांड क्या है, उस डिमांड में हम क्या नई चीजें ला सकते हैं और कैसे उसको मैन्युफैक्चरिंग के जरिए उन लोगों की डिमांड्स को पूरा करके हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। और उससे जो एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में आएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना कोविड-19 के दौरान हमारे देश में लगभग 11,000 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई थी।
तो वो सारा का सारा एम्प्लॉयमेंट वापस फिर से हमारे देश में आएगा। लेकिन और एक नई सिचुएशन। आप ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाएगा, लेकिन अनुज यात्रे जी को ये आत्मनिर्भर भारत क्यों नहीं दिखता? अनुज यात्रे जी, हालांकि शुरुआत में भी मैंने आपको कई चीजें बताई थी, रेलवे के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मेट्रो के लिए, पब्लिक बस के लिए, आधारभूत ढांचे के लिए, सेहत के लिए, किसानों के लिए, बहुत सी चीजें हैं। मेरे ख्याल से मुझे अब इसे रीरैप करने की जरूरत नहीं, पिछले 24 घंटे में बहुत चीजें हमने देख ली हैं। लेकिन ये आत्मनिर्भर भारत वाला बजट आपको क्यों नहीं दिखता है? इसमें एक राजनीतिक विश्लेषक को दिख रहा है, एक अर्थशास्त्री को दिख रहा है, प्रधानमंत्री को दिख रहा है, वित्त मंत्री को दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए राशिद जी, हमें आत्मनिर्भर भारत ये 12 मई 2020 को दिख गया था, जब प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था और देश के वित्त मंत्री ने 5 दिन का धारावाहिक अपना सीरियल चला करके लगातार 5 दिन में वो आत्मनिर्भर 27 लाख करोड़ रुपए का पैकेज डिक्लेयर किया था पूरी देश की जनता को याद। नहीं, स्टिमुलस पैकेज तो आप लोग भी देते थे, उसे तो कोई एपिसोड नहीं बोलते थे ना आप लोग। ये कोई सोप ओपेरा थोड़ी है अनुज भाई, आप लोग भी देते थे, किसानों के लिए वेवर देते थे और न जाने कितनी चीजें। आप बोले बिल्कुल आपकी बात पूरी होगी। इस तरह का धारावाहिक किसी वित्त मंत्री ने नहीं चलाया कि 27 पूरे देश का बजट जो है। मिनी बजट आपके लिए धारावाहिक है? 2 घंटे में पूरे देश के वित्त मंत्री ने बजट पढ़ दिया, लेकिन वो मिनी बजट को 5 दिन में उनको पढ़ना पड़ा। तो और वो चलिए अच्छी बात है, हम कहते कोई बात नहीं, आना चाहिए, मीडिया मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट चलना चाहिए, लेकिन उसका असर तो दिखना चाहिए। जैसे आप बोल रहे हैं कि यही जो बजट आया है इसका असर जो है आने वाले साल में दिख जाएगा। तो एक साल तो वो 27 लाख करोड़ को होने जा रहा है 12 मई 2020 को। और देखिए जो कोरोना जो पैंडेमिक जो है हम लोग जो फरवरी 2020 से झेल रहे हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को कोविड-19 तो 2014 में खा गया था। 2014 से हम लोग जो है पैरालिसिस में चल रहे हैं, इकोनॉमी हमारी अर्थव्यवस्था जो है। और हर साल हम सुनते जा रहे हैं, एक नया टारगेट दे दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से। 2014 में टारगेट दे दिया गया कि 2016 तक अच्छे दिन आ जाएंगे। 2016 आते आते उसको कर दिया 2018 में, 2018 में 2022 का टारगेट दे दिया गया। अब 2022 शुरू होने वाला है, तो अब बता रहे हैं कि और 3 साल बाद। अच्छा, मैं समझ गया। अनुज यात्रे अच्छे 2014 से लेकर के अब तक पिछले 7 सालों में अनुज यात्रे अच्छे दिन ढूंढ रहे हैं। अनुज यात्रे को ये लगता है कि 5 जो मिनी बजट है ना, अतुल मुखी आपको मुझे ऐसा लगता है रिबट करना चाहिए। अनुज यात्रे ये कहना, उसके बाद फिर हम दीप्ति बिष्ट के पास भी जाएंगे। अनुज यात्रे ये कह रहे हैं कि भाई 5 जो मिनी बजट रहे हैं ये बिल्कुल धारावाहिक है, और जो बजट है शायद वो ये कहना चाहते हैं ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो वेब सीरीज चलती है ना, लंबी लंबी वेब सीरीज, ये उस तरह की सीरीज नजर आ रही है अनुज यात्रे को। थोड़ा सा आप अनुज यात्रे को बताएं, जवाब दें। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि इस पीरियड के अंदर, कोविड के अंदर, किस प्रकार से माइग्रेंट वर्कर्स को सपोर्ट किया गवर्नमेंट ने, किस प्रकार से इस बीमारी को झेलने के लिए आईसीयूज, वेंटिलेटर्स और पूरे देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी क्विकनेस से क्रिएट हुआ। सुनिए अतुल जी, अनुज यात्रे इन सब बातों से इनकार नहीं कर रहे हैं। अनुज यात्रे इन सब बातों से इनकार नहीं कर रहे हैं। अनुज यात्रे ये कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, अब तो कोरोना पैंडेमिक की वजह से देश पर और देश की इकोनॉमी पर और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर और आम लोगों की जिंदगी पर मार पड़ी है, लेकिन 2014 से लेकर के 2021 तक इसी तरह के सपने दिखाए गए हैं, इसी तरह का धारावाहिक चला है। उनका ये कहना है नोटबंदी के जरिए मारा, जीएसटी के जरिए मारा, और उसके बाद फिर अब कोरोना की मार पड़ी है। वो ये कहना चाहते हैं, यानी एक इंक्लूसिव ग्रोथ की आप क्या बात करते हैं, एक इंक्लूसिव एनालिसिस की बात अनुज यात्रे कर रहे हैं। नहीं, हर मार पड़ी है, लेकिन उस मार पड़ने के बाद देश का रेवेन्यू बढ़ रहा है, देश में बिजनेस का साइकिल बढ़ रहा है और जीएसटी में भी ग्रोथ आ रही है। तो ये दोनों बातें कॉन्ट्रोडिक्टरी है ना जी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं देश का रेवेन्यू बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं देश का रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन देश की थाली के लिए आपके पिछले बजट कैसे रहे हैं, आगे मैं शरद कोहली जी से पूछूंगा। लेकिन काफी देर से दीप्ति बिष्ट मेरा इंतजार कर रही है। दीप्ति बिष्ट, क्या है ना, शिक्षा मानव संसाधन में कुछ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, इस तरह की एक एनालिसिस है, लेकिन आपका अपना विश्लेषण क्या कहता है? चूंकि आप एचआर से यानी ह्यूमन रिसोर्सेज से जुड़ी हुई हैं, और आपसे इसीलिए रोजगार का मैं सवाल करूंगा। पिछले साल कितनों को रोजगार मिला, इसका आंकड़ा नहीं दिया गया। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करके ज्यादा जोर देंगे, इसके जरिए रोजगार पैदा हो जाएंगे, और इस तरह के सपने दिखाए गए हैं। क्या जिन 13-14 करोड़ लोगों ने लॉकडाउन के बाद से अभी तक अपनी नौकरी खोई है, क्या वापस से उनकी नौकरी मिल जाएगी इस बजट के बाद अगले 1 साल तक? मैं तुरंत की बात नहीं कर रहा हूं। दीप्ति जी बिल्कुल, देखिए मेरा मानना ये है कि अभी भी मैं डिस्पाइट दिस बजट में काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। सेक्टर्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने सुना कि हमने शिपिंग और एग्रीकल्चर में काफी इन्वेस्ट करने का सोचा है, तो वहां से रोजगार आएगा। अच्छा, बट अगर आप बोलिए दैट और किसी इंडस्ट्री या डिजिटल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ पे मुझे थोड़ी ज्यादा उम्मीद थी, वहां पे मैं थोड़ी सी निराश कर रही थी, बिकॉज मुझे लगता है कि वहां पे हमारे को ग्रोथ की जरूरत थी। ठीक है,
ये दीप्ति बिष्ट की एक एनालिसिस है। वापस से शरद कोहली जी आपके पास आते हुए खेती किसानी को क्या मिला इसको लेकर के आगे हम बात करेंगे, लेकिन क्या है ना विपक्ष एक चीज और ये कह रहा है कि पहले भी आपने कई चीजें बेच दी थी, LIC और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, अनुज यात्रे वो बेहतर बताएंगे, लेकिन सरकारी संपत्ति की बिक्री पर फिर से जोर बढ़ा दिया गया है। इस बजट में क्या हुआ, BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, BEML, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को बेचना चाहती है सरकार। सरकार ने साफ कह दिया। क्या आपको नहीं लगता कि इस कदम से युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के मौके कम होंगे और निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा? यानी सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हां प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलता चला जाएगा। देखिए राशिद, मैं अर्थशास्त्री होने के नाते एक थ्योरी पे चलता हूं। हाँ। और ये थ्योरी इंटरनेशनल लेवल पे स्वीकार्य है। हाँ। कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। ठीक है। सरकार को बिजनेस में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। हाँ। तो मैं समझता हूं ये जितनी कंपनियों के आपने नाम लिए, मैं उदाहरण के तौर पे IDBI बैंक का नाम ले लेता हूं, IDBI कैपिटल का नाम ले लेता हूं। बुरी तरह से घाटे में ये कंपनी चल रही थी। आपको याद है राशिद वो दिन जब हम टेलीफोनों की लाइन में खड़ा किया हुआ करते थे और किसी ऊपर से अप्रोच लगा के टेलीफोन कनेक्शन मिला किया करता था। जब आपका टेलीफोन खराब हो जाता था, मुझे बताइए कितने आप कंप्लेंट करते थे और कितनी जल्दी वो ठीक हो जाता था। ठीक है। यही हाल बिजली का था। आज आपके पास विकल्प है, आप घर बैठे बैठे टेलीफोन कनेक्शन लीजिए। जहां जहां भी निजीकरण राशिद हुआ है वहां पर एफिशिएंसी आई है। सरकार ने ये माना कि सरकारी कंपनी जब चलती है तो उसमें ना तो वो एफिशिएंसी आती, ना वो काबिलियत आ पाती है, ना ही वो लंबे समय तक मुनाफा यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आज भी हम अगर सरकारी बैंक में जाते हैं, आज भी हम सरकारी बैंक में जाते हैं तो बहुत बार हमें लंबी लंबी कतार लगानी पड़ती है। आराम से सरकारी स्टाइल में लोग काम कर रहे होते हैं। आप फर्क एक सरकारी बैंक में और निजी बैंक में आप जाके फर्क देख लीजिए, आपको फर्क पता लग जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, क्योंकि नरेश डबास भी कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नरेश जी, खेती किसानी को लेकर के पिछले 24 घंटे में जितनी बातें हुई हैं, एक कदम आगे मैं बढ़ जाता हूं। एक एनालिसिस ये भी आया है, खेती किसानी पे अगले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान कर दिया गया, लेकिन किसानों की इनकम बढ़ाने पर कोई फोकस नहीं किया गया है, जिसे लेकर के ये कहा गया था कि 2022 में डबल कर देंगे। न ही किसानों के लिए फायदेमंद योजनाएं और इनकम पर विचार के लिए एक कमीशन के गठन की बात आ रही थी। इस तरह का कोई कमीशन गठित नहीं किया गया। तो किसानों के लिहाज से ये बजट कितने नंबर आप देते हैं? किसानों के लिहाज से तो बजट मेरे हिसाब से कोई खास नहीं है। देश का किसान आज जितना परेशान है जी, पूरे हिंदुस्तान में किसान हाहाकार कर रहा है 3 बिलों को लेकर। ठीक है। बजट में कहीं कोई प्रोविजन किया ही नहीं है। अब ये बताओ आप कि जो कोरोना काल में ये कृषि ऐसा क्षेत्र था जिसमें 3.75 की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरा मैं आपको बताऊं कि इस बजट में 6% की कटौती कर दी गई है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और जो किसान सम्मान निधि की बात करते हैं हमारे मंत्री जी और जितना भी जो हमारा एक्सपर्ट्स है, उसमें भी 13% की कटौती कर दी गई है। ठीक है। डीजल में आप शरद जी 1 मिनट में बता दूं, डीजल पे और पेट्रोल पे जो सेस लगाया गया है, उस सेस में सीतारमण जी कह रही है कि 1 रुपए का महंगाई का फर्क नहीं पड़ेगा, किसानों को लाभ जाएगा सीधा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो डीजल इस्तेमाल करता है, किसान का जो भी यंत्र हो डीजल से चलता है, और पेट्रोल से गाड़ियां और बड़े बड़े हवाई जेट और वो चलते हैं। तो जो पेट्रोल है उस पर 2.5 रुपए सेस लगाएगा, जो डीजल है उस पर आपने 4 रुपए लगा दिया। ठीक है। किसान ही नहीं। हाँ। तो जो इन्होंने सुधार किए हैं उन सुधारों में भी कहीं किसान को कुछ मिलने वाला मेरे को नजर नहीं आता। ठीक है। मैं आपको बताऊं MIS जो मार्केट इन्वेंशन स्कीम है, उसमें भी 2000 करोड़ से 1500 करोड़ कर दी उसकी राशि को। किसानों को दिया क्या है? MSP गारंटी करने की बात थी, किसान जो मांग रहा है वो बजट में तो कहीं आसपास भी उसके तो नजदीक भी कोई बात नहीं लेके गए हैं। MSP को बोल रहे 1.5 गुना वो करा। MSP क्या, MSP को आप 5000 रुपए गेहूं का भाव कर दो, जब उस पर खरीदारी दे उसको मैंडेटरी नहीं करोगे तो उसको कितना भी बढ़ाते रहो, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? MSP को गारंटी कीजिए ना।
अब देश के किसान को अब पता लगा कि एमएसपी कोई चीज होती है और बजट में कोई चर्चा उसकी होनी चाहिए। आप सभी 6 मेहमान मेरे साथ में रहेंगे, किसान के लिहाज से, पैसों के लिहाज से, पैसा बनने के लिहाज से, रोजगार से लेकर के इकोनॉमी से लेकर के थाली तक की बात होगी। थाली की जब बात आएगी ना, तो फिर मैं आगे शरद कोहली से कुछ सवाल करने वाला हूं। शरद कोहली से मैं ये सवाल करूंगा, अगर दाल के साथ अभी तक मैं 2 सब्जियां खाता था, तो मुझे अब कितनी सब्जियां मिलेंगी, ये सब्जी कौन सी होगी, इसे लेकर के बातचीत होगी। फल को लेकर के मेरे सामने क्या क्या ऑप्शन होंगे। मैंने कहा ना कि बिल्कुल आम आदमी की बात होगी आपके पेट की, बात होगी आपके भूख की। टेक्निकल किसी भी टर्म का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा जहां पर फंस करके आप ये समझें कि अरे ये किस तरह की चक्कर घिन्नी है। हमें तो बस इतना बता दो कि भैया क्या सस्ता है और क्या महंगा है। आगे बढ़ें उससे बतौर पत्रकार मैंने जितने बजट कवर किए हैं या जितने बजट में एंकरिंग की है, हालांकि कई टेक्निकल टर्म आते जरूर हैं, लेकिन मेरे पास में सोशल मीडिया के जरिए, टेलीफोन कॉल के जरिए या मेरे पड़ोस में, मेरे मोहल्ले में, मेरे घर के आसपास जितने भी लोग बजट को लेकर के मुझसे बात करते हैं ना, एक ही बात कहते हैं, भाई ये बता दो हमारे लिए क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा। जितनी तनख्वाह है उतने खर्चे हैं, यही घर घर के चर्चे हैं। लोग ये पूछते हैं फल सब्जी सस्ते हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, हमें इसके बारे में बता दीजिए। दाल चावल रोटी सब्जी का क्या होगा, हमें इसके बारे में बता दीजिए। हमें ये बता दीजिए कि हमारी रोजमर्रा जरूरत की चीजों का क्या होगा, हमारी जो रसोई गैस है इसको लेकर के क्या खबर आने वाली है। अगर हम कोई एक छोटा सा 2 BHK घर लेने वाले हैं, सस्ता हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। अगर हम होम लोन लेने वाले हैं तो इस पर क्या असर पड़ेगा। और हाँ, टैक्सेशन को लेकर के इंसान एक ही बात पूछता है, कहता है कि इनकम टैक्स को लेकर के क्या जानकारी है। हमें नहीं समझना डायरेक्ट टैक्स, हमें नहीं समझना इनडायरेक्ट टैक्स। इसे समझने के लिए सरकार काफी है, विपक्ष काफी है, और जो देश के इकोनॉमिस्ट होते हैं यही काफी होते हैं। लेकिन अतुल मुखी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। अतुल मुखी जी, अभी थोड़ी देर पहले नरेश डबास ने यह कहा किसानों के लिए आपने कुछ नहीं किया। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा गया एग्रीकल्चर फंड बनेगा, एमएसपी पर फसलों की खरीद जारी रहेगी, 1 नेशन 1 राशन कार्ड लागू किया जाएगा, 1000 मंडियां ई-नैम से जोड़ी जाएंगी। साल 2020-21 में धान के लिए 1 लाख करोड़ दिए हैं, आगे 21-22 में ज्यादा देंगे। 2020-21 में गेहूं के लिए 75,000 करोड़ दिए हैं, आगे ज्यादा देंगे। अपनी ये बात आप लोग किसानों को समझा क्यों नहीं पाए? पूरे देश का किसान बहुत समझ चुका है। चंद 2 राज्यों के कुछ क्षेत्रों के किसानों को ये बात समझने में थोड़ी सी परेशानी जरूर आ रही है। उसके पीछे मुद्दा साफ है कि सब जानते हैं कि उसके पीछे कौन उनको बैकअप कर रहा है, कौन उनको कैसी एडवाइस दे रहा है। लेकिन पूरे देश का किसान इस नई पॉलिसी से काफी खुश है। इसमें कोई 2 राय वाली बात नहीं है। जहां तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का सवाल था, यस, उस कमिटमेंट के ऊपर ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। थोड़ा सा रखें, एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होगी, उस इम्प्लीमेंटेशन का रिजल्टेंट निकलेगा कि जिससे उनकी आमदनी दुगनी होगी, 3 गुनी होगी। लेकिन उसको पेशेंटली इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दे रहे हैं। उसके अंदर कोई मुद्दे, कुछ एजिटेशन, सरकार को घेरना, इन चीजों पर लगे हुए हैं। तो जब वो एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे तब तक रिजल्ट पाएगी। ठीक है, शरद कोहली के पास वापस से हम चलते हैं। आपकी बात को मैं समझ गया और अनुज यात्रे भी समझ गए हैं, और अनुज यात्रे आगे आपको रिबर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले शरद कोहली के पास जाते हुए, शरद जी, मैं अब अपने खाने की थाली की बात करूंगा। मेरे पास सेहतमंद रहने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो अपने शरीर में पूरा मैं न्यूट्रिशन दूं। मुझे जितनी दाल की जरूरत है, जितने चावल की जरूरत है, सब्जी फल की जरूरत है, मुझे मिलना चाहिए। जितने दूध की जरूरत है मुझे मिलना चाहिए। मैं सेहतमंद तब होऊंगा। अगर बीमार हो जाता हूं, रिकवर करने के लिए फिर आगे हॉस्पिटल में क्या इंतजाम किए गए हैं ये तो बता दिया है। 137-138% के आसपास आपने इस मद में चीजें बढ़ा दी हैं। अब मेरा एक सवाल है आपसे, जब सरकार खर्च करने पर आती है, हर 1 रुपए में से सब्सिडी का 6 पैसा देती है, पेंशन का 6 पैसा देती है, रक्षा बजट में 8 पैसा देती है, वित्त आयोग को जो ग्रांट जाता है 10 पैसा देती है, बाकी खर्चे 10 पैसे के हैं, राज्यों को 20 पैसा चला जाता है और ब्याज चुकाने में 18 पैसा चला आता है। और जहां तक बात आ गई जो रेवेन्यू की, यानी किस तरह से सरकार की कमाई होती है, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इन दोनों के बीच किस तरह का बैलेंस बनाया गया है कि मेरी थाली बिल्कुल इकोनॉमिक होनी चाहिए, मेरी थाली सस्ती होनी चाहिए और मेरी थाली सेहतमंद होनी चाहिए। शरद जी, देखिए, देश का बजट भी, राशिद, जैसे आपने घर का बजट बताया कि घर में हम जो कमाई आती है घर में उसी के अंदर खर्च किया जाता है, बिल्कुल इसी प्रकार सरकार का भी हिसाब किताब चलता है।
उतनी ही पैर पसारे जाएंगे जितनी बड़ी चादर होगी। इस बार सरकार की जो ये चादर थी राशिद, वो बहुत बड़ी नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि कोरोना के दौरान जीएसटी गिर गया, आपने जिन जिन चीजों के नाम ली, टैक्स कलेक्शन गिर गई, जीएसटी गिर गया, जहां जहां से राजस्व आता था वो स्रोत सारे के सारे कम हो गए। इसीलिए इसको 100 साल का बजट बोला, क्योंकि आपको बहुत बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज से बहुत थोड़े में इस बार गुजारा करना था। तो मैं समझता हूं उस थोड़े में गुजारे में जो बांटा गया है, ये आप ये कहना चाहते हैं कि 34,83,000 करोड़ की चादर छोटी थी। 34,83,000 करोड़ की चादर छोटी है, आप ये कहना चाहते हैं? छोटी क्योंकि राशिद छोटी इसलिए है क्योंकि हम 135 करोड़ हो चुके हैं। हमारी जो गिनती है 135 करोड़, और अगर ये कोरोना नहीं होता तो आपको ये 34.5 लाख करोड़ और ज्यादा दिखाई देना था, क्योंकि उस समय आपका जीएसटी ज्यादा आता, ठीक है, इनकम ज्यादा आता। इस सबको देखते हुए मुझे लग रहा है सरकार के सामने इस समय जो मैं एक आप सिर्फ अगर कुछ सेकंड दे तो मैं डवाज साहब की सिर्फ तथ्य देना चाहूंगा, मैं सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा। 16.5 लाख करोड़ का क्रेडिट किसान क्रेडिट डवाज साहब रखा गया है। दूसरा, आपने किसान सम्मान निधि की बात करी कि वो कम किया गया, मैं सिर्फ ये स्पष्टीकरण देना चाह रहा हूं, जवाब तो अतुल जी देंगे बीजेपी की तरफ से, कि वो कम नहीं हुआ क्योंकि वेस्ट बंगाल आदि जगह में जहां पर किसान सम्मान निधि अलाउ नहीं की गई, उसकी वजह से वो 65,000 करोड़ दिखाई देता है। असल में वो आपने वेस्ट बंगाल की बात की है ना, अपनी बात में हाँ शरद जी अपनी बात पूरी कर लें बहुत जल्दी। शरद जी अपनी बात सम्मान करते हुए मैं कहूंगा कि सरकार का वादा 2022 का है, तो मुझे लगता है हमें 2022 तक इंतजार करना चाहिए। ठीक है, 2022 तक इंतजार कर लेते हैं, इनकम किस तरह से दोगुनी हो जाएगी। और चूंकि आपने पश्चिम बंगाल की बात की है शरद जी, और इसीलिए अनुज यात्रे जी के पास में जाऊंगा। सुमन जी आपके पास भी आ रहा हूं मैं। अनुज यात्रे जी, जिस चादर की बात कर रहे थे अभी, वो चादर आप लोग को नरम और गर्म क्यों नहीं नजर आ रही है, मेरा पहला सवाल है। और दूसरी अगली बात यह है, कई लोगों का ये कहना है, ये मेरा मानना नहीं है, हिंदुस्तान के ही कई आम जनता का ये मानना है कि विपक्ष को मिर्ची इसलिए लग गई है क्योंकि चुनावी राज्यों के लिए बहुत बड़ी बड़ी सौगात का ऐलान कर दिया गया है। तमिलनाडु को 1.3 लाख करोड़ की लागत से 3,500 किलोमीटर लंबा हाईवे दे देंगे। केरल को 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे के लिए 65,000 करोड़ का सैंक्शन कर दिया। असम के लिए 1,300 किलोमीटर हाईवे दे देंगे। पश्चिम बंगाल के लिए 25,000 करोड़ सैंक्शन कर दिया। ये कह दिया भैया 675 किलोमीटर का हाईवे देंगे हम। असम पश्चिम बंगाल के जो चाय बागान में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान लग गया है, प्रावधान कर दिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि इसीलिए विपक्ष को लगी है मिर्ची। ऐसा है क्या? यही एक वजह है क्या सरकार के बजट की चादर ना आप लोगों को नरम नजर आ रही है, नहीं गर्म नजर आ रही? देखिए राशिद जी, ये पहली ऐसी सरकार है कि जो लगातार जो है अपनी नाकामयाबियों का और आने वाली भविष्य को नाकामियों के डर की वजह से बार बार विपक्ष से सवाल पूछते हैं। सरकार में आप बैठे हैं, विपक्ष सरकार में नहीं है, तो जिम्मेदारी और जवाबदेही आपकी है। अपनी जवाबदेही का जवाब ये विपक्ष से पूछने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे अभी बार बार बोला जा रहा है कि ये जो बजट आया है ये पिछले साल रेवेन्यू कम था, तो साहब वो तो रेवेन्यू जो था पिछले साल का वो तो साल चला गया। अब जो ये वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है ये 2021 और 2022 का है, मतलब कि आने वाले साल का है। तो आप कैसे इस बात का कर रहे हैं? रही सवाल, देखिए रेवेन्यू सरकार का घटा नहीं है। सरकार के अभी जनवरी के जीएसटी के जो आंकड़े आए हैं 1.2 लाख करोड़ रुपए का। क्या होता है ना अनुज जी, अगर इस महीने की मेरी कमाई कम हुई है तो आगे के लिए मुझे कटौती तो करनी पड़ती है ना। अगर मान लीजिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोरोना रहा तो आगे के लिए कटौती तो करनी होगी ना अनुज जी। नहीं, कैसे कटौती करेंगे जब आपके पास अगले साल पूरा रेवेन्यू आना है। और देखिए अभी रेवेन्यू में किस तरह से रिकवरी हो रही है। सरकार की कमाई में कमी नहीं है। सरकार के जीएसटी कलेक्शन का जनवरी का भी जो आंकड़ा आया है 1.2 लाख करोड़ रुपए। चलिए इन्होंने माना तो सही रिकवरी हो रही है। तो मेरी बात कहने दीजिए, आप सब लोगों ने अपना समय लिया, प्लीज मुझे थोड़ा सा कहने दीजिए। देखिए ये जो आंकड़ा है बहुत खुशी वाला आंकड़ा है, क्योंकि ये 2020 के जनवरी से भी आंकड़ा जो है 6% ज्यादा है। तो मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो है कहीं ना कहीं मंदी जो है जो देश का व्यापारी, देश का इंडस्ट्री जीएसटी नहीं पे कर रहा है, सरकार के पास रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन देखिए राशिद जी, मुझे 30 सेकंड दीजिए, मेरे को समय कम मिला, मैं 30 सेकंड और आपसे लेना चाहूंगा। लेकिन ये जो सरकार का ये जो बजट आया है मुख्य तौर पर दो चीजों के लिए जाना गया। जैसे अभी कलकत्ता, बंगाल और इसकी आसाम की बात की गई, निश्चित तौर पे ये एक चुनावी बजट है जो 4 राज्यों को फोकस करके रखा गया है। दूसरा,
देखिए, जो ये सरकार ने अपना और क्या काम किया है कि जो अब तक बेच सकते थे, ये बीते वर्षों में इन्होंने पिछली सरकारों की हमारी धरोहर को बेचने का प्रयास किया और अब जो बची हुई धरोहर हैं उनको भी बेचने पर लगा दिया। लोग, आप तो कह रहे थे कि अभी लोग पूछ रहे हैं कि मेरी थाली में क्या है, लोग साथ साथ ये भी पूछ रहे हैं कि भैया बजट में क्या क्या बेच रहे हैं और क्या बेच दिया और क्या देश में बच गया। आज ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है देश के साथ। लेकिन इतना जरूर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुज यात्रे जी की दुखती रग पे मैंने हाथ रख दिया, सुमन अरपट जी, क्योंकि उनकी जबान से ये निकल ही गया कि चुनावी राज्यों के लिए सौगात है। मेरा एक सवाल है, विपक्ष पिक एंड चूज क्यों करता है सुमन अरपट जी? तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल को क्या सौगात दी गई ये विपक्ष को दिख गया, लेकिन बाकी राज्यों को और क्या क्या मिला ये विपक्ष को नहीं दिखता है। विपक्ष को ये क्यों नहीं नजर आ रहा कि जो हमारे आदिवासी प्रांत थे, जहां लोग रोटी की भी मौत आ जाए, आज हमारा केंद्र सरकार वहां पर भी शिक्षा पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इस बजट में सबसे बेसिक चीज यही थी कि रोटी, कपड़ा और मकान पर जो हमारी नेसेसिटी है उस पर ज्यादा ध्यान दिया है। अब विपक्ष का विजन इतना छोटा है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर हमारी धरोहर खतरे में है तो पिछले 70 सालों से हमारी धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए अनुज जी क्या क्या किया गया, एक नजर आप उस पर भी तो डालिए ना। आज जो आपको लग रहा है कि जो 4 राज्यों में जो बांटा गया है, आप ये देखिए कि पिछले सालों में इस देश का इंफ्रा कितना अच्छा हुआ है। आप सड़कों को देखिए कि आज हमारी देश की जो सड़कें हैं एक जगह से दूसरी जगह कितना बैलेंस हुआ है, कितनी आसानी से हम एक जगह दूसरी जगह तक पहुंच सकते हैं। हम लोग एजुकेशन के ऊपर बात करें तो आज हमारे देश की एजुकेशन स्किल कितना डेवलप हुआ है, उन सब के बारे में क्यों नहीं बात करते? आपने एजुकेशन की एक बात की है ना, इसी से मुझे एक चीज जहन में आई है। आपने एजुकेशन की बात की है, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ सेक्टर जो है एचआर का फिर हो जाता है। एचआर यानी मैन पावर यानी मानव संसाधन। और काफी देर से मैं दीप्ति के पास में नहीं गया हूं। दीप्ति बिष्ट, मुझे एक बात ये बताइएगा, देश में एक और सवाल अक्सर ही उठता रहा है कि अगर आप क्वांटिटी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो आपका क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप नौकरी दे रहे हैं, नौकरी की क्वालिटी क्या है? कि अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है और उसे जाकर के मिल जाती है कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, तो यह भी जस्टिफाइड नहीं है। क्या इस खाई को पाटने के लिए, यानी क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट भी हो और क्वांटिटी एम्प्लॉयमेंट भी हो, इसके लिए इस बजट में कुछ किया गया है या फिर नहीं? देखिए, मेरा जहां तक सवाल है, मुझे ऐसे लगता है दैट इस बजट में हमारे को बहुत ज्यादा क्वालिटी की उम्मीद करनी चाहिए। हाँ, अच्छा, ठीक है। जैसे मैंने कहा सेक्टर्स में शिपिंग और एग्रीकल्चर, बट उसके अलावा आई थिंक जहां पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पे हम अभी थोड़ा पिछड़े हुए हैं, वो था सेक्टर जो कि आईटी का सेक्टर था, डिजिटल का सेक्टर था। वहां के लिए मुझे नहीं लगा कि बजट में बहुत सारा प्रावधान मिला। ठीक है। एक बार नरेश डबास जी, एक क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास जरूर आना चाहूंगा। अतुल मुखी का ये कहना था और साथ ही साथ शरद कोहली का भी ये कहना है, 2022 तक आप लोग इंतजार क्यों नहीं करते? और बीच में अतुल मुखी जी इशारा भी कर रहे थे कि अगर आप लोग बजट की बुराई कर रहे हैं तो आपके पीछे एक संपूर्ण विपक्ष खड़ा है जो पानी पी करके सरकार को कोसा करता है। जवाब दें। देखो, सरकार को तो जो भी है काउंटर करना ही चाहिए। सरकार की गलतियों सरकार को नहीं बताएंगे, और ये तो इतनी गलतियों की सरकार मेरे को नजर आई कि इतना देश का अंदाजा चारों तरफ दिल्ली के बैठा हुआ है, किसान बैठा हुआ है, डायरेक्ट क्यों नहीं सुन लेते? एक फोन कॉल दूर है तो उनसे जाके बात क्यों नहीं कर लेते? कश्मीर से भी ज्यादा बुरा हाल कर रखा है, बॉर्डरों का उनको घेर रखा है, बातें कर रहे हैं। 11 दौर की बात होगी, एक कदम आगे नहीं बढ़े हैं। सरकार ने किसानों को देना था तो एमएसपी गारंटी दे देते। गन्ना का कितना बकाया है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। 2 साल 3 साल तक किसान चक्कर काटता है वहां मिलों के, उसको वहां स्पेशल पैकेज देना चाहिए। ठीक है, आपका ये कहना है कि सरकार को वाकई में जो देना था वो नहीं दिया, किसानों के लिए हेडलाइन मैनेजमेंट किया गया है, इस तरह की बातें आप कह रहे हैं। ठीक है, अतुल मुखी जी, सुमन अरपट जी, अनुज यात्रे जी, शरद कोहली जी, दीप्ति बिष्ट और नरेश डबास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ इस 1 घंटे की डिबेट में रहने के लिए और अपना ओपिनियन, अपनी एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि जब आंधियों का रुख बदलता है ना, तो फिर हवाओं को भी अपनी रवायत बदलनी पड़ती है। आंधियों के रुख से मेरा मतलब यह है कि एक तूफान जो कोरोना के तौर पर आया, तो फिर ऐसे में हवा की रवायत बदलनी जरूरी थी और रवायत वाकई में बदलने की कोशिश मोदी सरकार के इस बजट में की गई है। एक ऐसे वक्त में जबकि चुनौतियां अपार होती हैं, तो ऐसे में अगले 100 साल या फिर पिछले 100 साल को देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और एक बैलेंस बनाना कि हमें सेहत भी देनी है, हमें जवानों के लिए भी करना है, हमें किसान के लिए भी करना है। एक ऐसा बजट होना चाहिए जो कि जन साधारण के लिए भी हो, इकोनॉमी को भी ऊपर लेकर के जाए और एक बैलेंस रख करके लेकर के चले। और यही एक कोशिश की गई है निर्मला सीतारमण की तरफ से, यही कोशिश की गई है मोदी सरकार की तरफ से, क्योंकि जब बजट एलोकेशन की बात आती है,
एक ईमानदारी बहुत जरूरी है कि बजट में बर्छियां टैक्सेस की चलाएं, लेकिन टैक्स में अगर बदलाव नहीं किया गया एक ऐसे वक्त में तो यह कहा जाना चाहिए कि हां, टैक्स को टच नहीं करके भी एक प्रो पॉपुलिस्ट बजट दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब बजट में बर्छियां चलाई जाती हैं तो इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि बजट में जितने वादे किए गए हैं अगले 1 साल यानी अगले 364 दिन के लिए ये वादे पूरे कर लिए जाएं किसी भी तरीके से, ताकि दोबारा जब बजट पेश करने के लिए जाएं तो ये बता सकें हमने ये वादा किया था, हमने इतना पूरा कर दिया है। एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा। सवाल एक ही है कि पैसा बनेगा कैसे, पैसा आएगा कैसे, रोजगार मिलेगा या फिर नहीं।